गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। वन डे Buzu was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the orphan after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. एक दिन की बात है जब बुजू जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट जो है उससे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि वो जो है वो वहाँ पे आए हुए हैं कोई साल के बाद। तो वो जो है वो बहुत ही जल्दी में था उसे बस स्टॉप से रिसीव करने के लिए। He ran fast and reaches the bus stop in a few minutes. वो दौड़ के फटाफट से वहाँ पे थोड़ी ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुँच जाता है। He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. वो जो है उसकी ब्रीथिंग जो है वो कैसे हो गई थी, ब्रीदिंग रैपिडली, यानी कि वो फटाफट से ब्रीथ कर रहा था। तो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो पूछती है। Was told that he came running all the way. पूरे रास्ते में वो दौड़ के आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हीज माइंड। ही वॉन्डर वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। उसके मन में एक क्वेश्चन जो है वो आता है कि जब भी कोई भी पर्सन है वो दौड़ता है तो उसकी जो ब्रीथ जो है वो फास्ट के हो जाती है। द आंसर टू बुजूज क्वेश्चन इज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। लेट्स लर्न अबाउट रिस्पायरेशन। Why do we respire? In chapter 2, you learned that all organisms are made of small microscopic units called cells. सभी जो है वो cells से बने हुए हैं। Cell is the smallest structure and function unit of an organism. जो organism है, body structure है, उसके अंदर cells जो है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। Each cells of an organism perform certain functions such as nutrition जो है उसके साथ साथ में सेल्स जो है वो भी काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट, एक्सेलेशंस एंड रिप्रोडक्शन। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड्स एनर्जी। कोई भी परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो सेल्स है उससे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं जैसे कि खाना खाते हैं, सोते हैं या रीडिंग करते हैं, सभी में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? आपके पेरेंट्स जो है वो आपके खाने को लेके इतना जो है वो क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलरली खाना ही पड़ता है? द फूड हैज़ स्टोर एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सभी सजीव है वो सभी सजीव जो है उसे जो फूड है उसमें से ही एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तब ब्रीथ जो है वो एयर, इसके अंदर एयर आती है। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर की साइड हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब बाहर की तरफ हम श्वास जो है उसे निकालें तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। ये जो हम श्वास लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है और सभी सेल्स जो है वहाँ तक पहुँचता है। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. जो हमारे सेल्स जो है उसे जो एनर्जी मिलती है ब्रेकडाउन से, तो ये जो एनर्जी है उसे सेल्युलर रिस्पायरेशन कहते हैं। Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. In the cell, the food is broken down into carbon dioxide. तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं तब ब्रेक डाउन होता है और जो फूड जो है वो ब्रोक डाउन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके रूप से बाहर निकलता है। वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। जब ब्रेकडाउन के अंदर ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े तब उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं।
फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। देखो, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ते हैं उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और जो फूड जो है उसे ब्रोक डाउन होने में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे अनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड नाउ that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below. Glucose in the absence of oxygen, alcohol plus carbon dioxide plus energy. Yeast are single cells organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. yeast जो है वो अल्कोहल जो है उसे एंड करती है, प्रोसेस करती है और उसके यूज से ही वाइन और बियर जो है वो बनता है। Our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. जब भी हम कोई भी काम करते हैं जैसे कि दौड़ना, एक्सरसाइज करना या फिर हैवी वेट जो है उसे लिफ्ट करना, साइकिलिंग करना, तो ये सभी एक्सरसाइज के अंदर, ये सभी जो एक्टिविटी है इसके अंदर हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड ही चाहिए। देन एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramp after a hot water bath or a massage. यानी कि जब हम एक्सरसाइज करें तब हमारे मसल्स जो है वो कैसे होने लगते हैं, जो है वो दर्द, पेन जैसा होता है, तो इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड जो है वो काम करता है। तो ये जो इसके बाद अगर हम हॉट वाटर है, गर्म पानी जो है, इससे अगर बात करें या फिर मसाज करें तो हमें अच्छा फील होता है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। गर्म पानी जो है वो उससे लिया हुआ बाथिंग और मसाज जो है वो इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज। तो इसके रिजल्ट से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो सेल्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Next, breathing activity 10.1. Do this activity under the supervisor or your teacher. Close your nostrils and mouth tightly and look at the watch. आपके नाक को और मुंह जो है उसे टाइटली बंद करना है और वॉच में देखना है। What did you feel after some time? थोड़े टाइम के बाद आप श्वास नहीं ले सकते तो कैसा फील करते हो? How long were you able to keep both of them closed? दोनों को क्लोज करके आप कितने टाइम तक रह सकते हो? Note down the time which you could hold your breath. जब तक आप अपने ब्रीथ जो है उसे रोक सकते हैं वो टाइम जो है वो नोट कीजिए। So now you know that you cannot survive for long without breathing. हमें पता है कि जो एयर जो है, हमारा जो श्वास जो है, ब्रीथ जो है वो ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना हम जी सकते नहीं है। ब्रीथिंग मीन्स टॉकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स।
जो ब्रीथिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि टॉकिंग इन एयर, एयर जो है उसे ऑक्सीजन के ज़रिए लेना और गिविंग आउट एयर यानी कि निकालना कार्बन डाइऑक्साइड। द टॉकिंग ऑफ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं श्वास के अंदर तो उसे इनहेलेशन कहते हैं। एंड गिविंग आउट एन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम उच्छ्वास में बाहर निकालते हैं उसे एक्सेलेशन कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विथ गोल्स ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब तक हम जिंदा है तब तक ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली होती ही रहती है। मतलब कि जो हमारा ब्रीथ जो है उसके अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इज इन अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीथिंग रेट। जो हम जो 1 मिनट में कितना ब्रीथ जो है वो लेते हैं तो ये जो है वो ब्रीथिंग रेट है। During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. एक बार श्वास लेना और छोड़ना, ये जो है वो वन टाइम जो है वो होगा। Would you like to find out your breathing rate? आप जो है वो खुद का ब्रीथिंग रेट जो है उसे निकाल सकते हैं। Do you want to know whether is it constant or it changing according to the requirement of oxygen by the body? हमारी बॉडी जो है इसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होती है वो इसके बारे में हम देख सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो ये जो एक्टिविटी है इससे हम हमारा जो ब्रीथिंग रेट है उसे निकालें। यहाँ आप देख सकते हैं होल्डिंग ब्रीथ। Activity 10.2 Generally we are not aware that we are breathing. जनरली हमारे जो ब्रीथिंग जो है वो चालू रहती है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, हम कभी भी काउंट भी नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट और ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। अगर आप ब्रीथिंग जो है उसे काउंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली उसे अंदर और बाहर की तरफ करो। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ आउट इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर आपने कितनी टाइम जो ब्रीथ जो है वो अंदर की तरफ लिया और बाहर की तरफ लिया। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड। जितनी टाइम आपने अंदर लिया उतनी ही टाइम अगर बाहर निकाला है तो नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। अब आपका जो ब्रीदिंग रेट जो है उसे आप काउंट कर सकते हैं। आफ्टर ब्रिक्स वॉल एंड आफ्टर रनिंग के बाद भी आप और चलने के बाद भी उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट करने के बाद भी उसे काउंट करें। टेबुलेट योर फाइंडिंग्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विथ दोज ऑफ योर क्लासमेट। अलग अलग कंडीशन के अंदर या जैसे कि दौड़ने के बाद, चलने के बाद, फिर रेस्ट करने के बाद जो आपने ब्रीदिंग रेट जो है उसे काउंट किया, नोट किया, उसे अपने क्लासमेट के साथ आप देखिए। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही एंड शी ब्रीथ्स फास्टर एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल्स। कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद हम जो है वो एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहते हैं और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके लिए ही हमारा ब्रीथिंग जो है वो फास्टर हो जाता है और उसके रिजल्ट से जो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सप्लाई होता है। यहाँ पे एक्टिविटी में टेबल नंबर 10.1 चेंज इन ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसके अंदर कंडीशन जो है क्लासमेट का नाम लिखना है। नॉर्मल आफ्टर अ ब्रिक्स वॉक फॉर 10 मिनट 10 मिनट चलने के बाद, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर 100 मीटर दौड़ने के बाद, एंड एट रेस्ट के टाइम आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो कितना है वो आपको नोट करना है और आपके क्लासमेट जो है उसका भी नोट करना है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute regularly। जो ह्यूमन जो है वो अपने ब्रीथ को
1 मिनट के अंदर 15 से 18 टाइम तक अंदर बाहर करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब भी हम कोई काम करते हैं तब हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 टाइम हो जाता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब सिर्फ हमारा ब्रीदिंग जो है वो ही फास्ट नहीं होता, लेकिन हम जो ऑक्सीजन जो है वो भी ज़्यादा लेते हैं। It speed up the broken down of food and more energy is released. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? तो अब आपको पता चल सकता है कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद हम हंग्री फील क्यों करते हैं। हमें पता है कि कोई भी हम फिजिकली एक्टिविटी करें, यानी कि ऐसा कोई काम करें कि जिससे हमारा जो बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऐसे काम में हमें फटाफट से भूख लग जाती है। तो इसका रीज़न जो है वो ब्रेक डाउन जो है वो है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficiently oxygen? Activity 10.3. Figure 10.3 show the various activity carried out by a person during a normal day. नॉर्मल डे जो है इसके अंदर हम ये सभी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है सोना, चलना, फिर दौड़ना, यहाँ पे पढ़ाई करना, घर का काम करना जैसे कि कपड़ा धोना और सीढ़ी पे चढ़ना। वेरिएशन द ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी के अंदर अलग अलग ब्रीदिंग रेट जो है वो होता है। पहले वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्रोजी। जब हमें नींद आती है तब हमें यौन जो है वो हम क्यों करते हैं उसके बारे में उससे जानना है। Can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest, in which activity which it will be the fastest? आप बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में जो हमारा ब्रीदिंग जो है वो एकदम स्लो होगा और कौन सी एक्टिविटी में फास्ट होगा। तो जो हम स्लीपिंग करते हैं इसके अंदर स्लो होता है और जब हम दौड़ते हैं तब इसके अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। Assign number to the picture in the order of increases rate or breathing according to your experience. आपके एक्सपीरियंस से आपको इसके अंदर 1 2 3 ऐसे नंबर देने हैं। How do we breathe? ब्रीथ जो है वो हम कैसे लेते हैं। Let's now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through our nostril. हमारे जो nostrils है उससे हम normally जो breath जो है उसे लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. ये जो है हमारी nasal cavity जो है उससे अंदर की तरफ जाता है। From the nasal cavity, the air reaches our lungs through the windpipe. जो एयर हमने जो हमारे नोज से, हमारे जो नोस्ट्रिल्स से उससे ली, वो हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं उसकी तरफ जाते हैं वाइंड पाइप से। जो अंदर वाइंड पाइप है उसके ज़रिए लंग्स के तरफ जाते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट के अंदर होती है, जिसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। जो लंग्स है उसके ऊपर रिब्स होते हैं जिसे पसलियाँ बोलते हैं वो। A large muscular sheet called diaphragms from the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. During inhalation, ribs move up and outward and diaphragm moves down. तो जब हम इन्हेलेशन करते हैं मतलब कि अंदर की तरफ सांस लेते हैं तब रिब्स जो है वो मूव अप ऊपर की तरफ आते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव होते हैं, अप होते हैं, तब जो स्पेस जो है चेस्ट कैविटी के अंदर थोड़ी सी स्पेस रहती है एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। और उसी टाइम एयर जो है वो हमारे फेफड़े के अंदर चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। उसी टाइम लंग्स जो है वो फुलफिल यानी कि पूरे जो है वो एयर से भर जाते हैं।
ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड। एक्सेलेशन यानी कि बाहर की तरफ जब हम श्वास निकालें तब रिब्स जो है वो मूव डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं। while diaphragm moves up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. This movement in our body can be felt easily. ये जो मूवमेंट है हमारी बॉडी की, श्वास लेना और निकालना और उसके साथ साथ लंग्स जो है उसके बीच में एयर का जाना, तो ये सभी जो है वो एकदम इजीली हो जाता है। टेक अ डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, फील द मोमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड? कि आप जब श्वास लें तब आपको फील करना है कि आपका श्वास जब आप ले तब आपको कैसा फील होता है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। जब आप श्वास अंदर की तरफ लेते हो और बाहर की तरफ लेते हो तब आपकी जो चेस्ट की साइज़ है वो भी बढ़ सकती है और कम हो सकती है। चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेलेशन कॉम्पिटिशन। एवरीवन वॉज boasting that she and he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmate? यहाँ पे देखो ये जो है वो नसल पैसेज है, यहाँ से ओरल कैविटी, और ये जो है वो फिरेंक्स और ट्रेंसिस ये हमारे लंग्स हैं, और ऊपर की तरफ ये जो है वो रिब्स है, और ये पूरा जो है वो डायाफ्राम है। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. मतलब कि जो एयर है हमारे आसपास की एयर है उसके अंदर अलग अलग सभी तरह की डस्ट और स्मोक्स जो है वो होती है। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. जब ये एयर हमारे नाक के अंदर से जाती है हमारे नोज़ से, तब उसके अंदर जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो ये सभी डस्ट जो है उसे वहाँ पे ही रोक देते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नसल कैविटी। दिस में इरिटेट द lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels this foreign particularly from the inhaled air and a dust free clean air enters our body. तो जब हमें स्नीजिंग फील होता है तब हमारे अंदर डस्ट जो है वो कभी ना कभी जाती है, तो ये डस्ट की वजह से हमें जो स्नीजिंग जो है वो फील होता है। टेक केयर वेयर यू स्नीज, you should cover your nose so that the foreign particles you explain are not inhaled by other person. हमें पता है कि जब भी हमें सर्दी खांसी होती है, स्नीज फील होता है, कोल्ड फील होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे जो मुंह है इसके ऊपर ही हमें कुछ ना कुछ कवर करके रखना पड़ता है ताकि जो हमारी जो खांसी जो है, हमारी जो स्नीज जो है वो दूसरों का न हो सके। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी 10.4 जो है वहाँ से पढ़ेंगे।